Hello everyone, welcome back to our channel Sports and Physical Education. This is अंजना ठाकुर। तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 3 हमने लास्ट वीडियो के अंदर कर लिया था, जो क्या था हमारा द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो ये चैप्टर था थर्ड चैप्टर, इसके हम क्वेश्चन आंसर आज करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं हमारे साथ जुड़े, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हम क्लास 11th के जो एनसीईआरटी की बुक है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसके हम सारे चैप्टर यहाँ पर कर रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे आज। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का हमने डिफरेंस बताना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा सा ग्रोथ के बारे में बताएंगे कि ग्रोथ क्या होता है। जैसा कि हमने पढ़ रखा है सारी चीजें कि ग्रोथ वो होती है जहाँ पर हमारी जो हाइट, वेट है, शेप है, बॉडी है, ऑर्गन जो भी है, जहाँ पर क्या है वो बढ़ रहे हैं, इनकी ग्रोथ हो रही है, यानी वृद्धि हो रही है, यानी इनका साइज जो है वो बढ़ रहा है हमारी बॉडी का, या फिर हमारी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, शेप बदल रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। इसको हम ग्रोथ बोलेंगे, जो कि मेजरेबल होती है, जिसको हम नाप सकते हैं, जो कि देखी जा सकती है। यानी कोई पर्सन कितना ज्यादा लंबा हुआ है एक टाइम के अकॉर्डिंग, या कोई कितना हैवी हुआ है, वो हम देख सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। तो एक जैसा एक बच्चा होता है, छोटे से लेकर आप उसको देखेंगे एक एज तक, एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट क्या है, बढ़ती जाती है। एक बच्चे की हाइट अपनी एज के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है एक टाइम तक। तो हम बोल सकते हैं कि उस बच्चे की क्या है, वो ग्रोथ हो रही है, या वो बच्चा ग्रो हो रहा है, उसको हम ग्रोथ बोलेंगे। दूसरा, हम थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में बता देंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। एक सिंपल सा एक दो लाइनों में बता देना कि डेवलपमेंट क्या होता है। जो क्या होती है, कंटिन्यू प्रोसेस होती है, हमारी पूरी लाइफ चलती है, जिसको हम एक तरह से देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सीधे किसी को देख के हम नहीं बोल सकते हैं उसकी डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है। उसको पहले हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके साथ बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके हमें पता चलेगा कि किसी की डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है। और ये क्या है, लाइफ टाइम हमारे अंदर कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं, डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है। ये इमोशनल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। सभी तरह से ये हो सकती है प्रोग्रेस हमारे अंदर। तो उस प्रोग्रेस को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो हम कई चीजें अपने लाइफ में सीखते हैं, ठीक है, हमारे कम्युनिकेशन है या इंटरेक्शन है दूसरों के साथ, तो ये चीजें जब हमारी बढ़ती है उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो थोड़ा सा एक दो लाइनों में ये बता दिया। उसके बाद या तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, एक तरफ ग्रोथ लिखते हैं, एक तरफ डेवलपमेंट, तो दोनों को एक सेपरेशन करके इसका हम डिफरेंस क्लियरली बता सकते हैं। यानी हम ये थोड़ा सा लास्ट में इसको ये सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ये एक मेजरेबल है, ठीक है, मेजर कर सकते हैं, इसको मापा जा सकता है ग्रोथ को। और वहीं दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट है, दोनों ये हम इसको माप भी सकते हैं और नहीं भी माप सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होता है। और जो ग्रोथ होती है, इसमें क्या है, फिजिकल चेंजेस की हम बात करते हैं, यानी बॉडी की जो हाइट है, वेट है, वो शेप है, वो चीजों की हम यहाँ पर बात करते हैं। जबकि डेवलपमेंट के अंदर मेंटल भी आता है, इमोशनल सोशल चेंजेस भी आते हैं, और फिजिकल भी आते हैं। तो फिजिकल चेंजेस तो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन मेंटल, इमोशनल, सोशल चेंजेस को हम सीधे ही मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इन उनकी क्वालिटीज को, उनकी पर्सनैलिटी को देख के हमें बाद में पता चलता है। लेकिन जो फिजिकल चेंज है, हाइट, वेट जैसी चीजें हम मेजर कर सकते हैं। फिर ग्रोथ है कि ये एक सर्टन एज के बाद जो है वो बढ़ना है। कोई चाइल्ड जो है सर्टन एज के बाद उसकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो एक सर्टन एज तक रहती है और उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। जबकि डेवलपमेंट की एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। और ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, हाइट, वेट को हम मेजर कर सकते हैं। और डेवलपमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिहेवियर को, स्किल को देख सकते हैं, मेजर कर सकते, सॉरी, ऑब्जर्व कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमने डिफरेंस क्लियरली बता दिया है इसका। तो सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकंड है डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन हमारा दो भागों में है, डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यह पहला भाग इसका, तो थोड़ा सा इसको डिफाइन करना है अगेन। कि अगर आ गया कि डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो अभी जो हमने पढ़ा थोड़ा सा हम इसको डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में इसके जो फैक्टर है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो बताना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर तो हम सिंपली बताएंगे ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ में जैसा मैंने अभी बोला कि हाइट, वेट, बॉडी का साइज, शेप बढ़ता है। और उसी तरह से डेवलपमेंट में क्या होता है, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होती है, हमारी कैपेबिलिटी जो है वो ओवरऑल बढ़ती है। हमारी जो लर्निंग है, हम जैसे नए कुछ सीखते हैं, नई स्किल सीखते हैं, हमारी इमोशनल मैच्योरिटी इसमें होती है। तो ये हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और कुछ फैक्टर बताएंगे, उसके बाद हम हेडिंग देंगे हेरिडिटी। अब सबसे पहले तो हेरिडिटी या वंश वंश से जो हमारे अंदर गुण आते हैं, ठीक है, वो चीजें हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। जैसे हमारी जो किसी भी चाइल्ड का हाइट है, या फिर उसका आई कलर है, स्किन कलर है, तो ये सारी चीजें हमारे पेरेंट्स से या हमारे जो पूर्वज हैं उनसे हमारे अंदर आते हैं। तो ये हमारा हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी के द्वारा इफेक्ट होती है। दूसरा है एनवायरनमेंट। कहीं का एनवायरनमेंट कैसा है वो चीज पे भी डिपेंड करती है। अगर सराउंडिंग जो है वो अच्छी होती है तो हमारा जो डेवलपमेंट है काफी अच्छा होता है। ठीक है, किस तरह का माहौल है, किस तरह का वातावरण है, कैसे माहौल में हम रहते हैं, ठीक है, उस वहां पर क्या सुविधाएं है, क्या नहीं है, डेवलपमेंट कितनी है, तो उस आधार पर जो है वो किसी भी व्यक्ति की ग्रोथ और डेवलपमेंट निर्धारित होती है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन भी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा ही मात्रा में, एक्सेस में अगर कोई भी चीज होती है तो भी सही नहीं होती, और कम होता है तब भी सही नहीं होता है। तो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो न्यूट्रिशन जो है बैलेंस में मिलना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब है कि हमें कार्ब्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए और विटामिन भी चाहिए। तो सारी चीजें हमें जिन फूड में मिलती हैं वो हमारा बैलेंस डाइट है। और हमें अच्छी मात्रा में वाटर भी चाहिए। तो जो अच्छा न्यूट्रिशन है, अच्छी बैलेंस डाइट है, वो हमारी बॉडी और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हमारी फिजिकल ग्रोथ हो, चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो या किसी भी तरह की डेवलपमेंट हो, उसके लिए हमारे जो न्यूट्रिशन है वो जरूरी होता है। और अगर न्यूट्रिशन कम होता है तो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है, स्लो होती है, कम होती है। चौथा इसमें है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उससे हमारी मसल बोन जो है वो स्ट्रांग होती है, मेंटल हेल्थ अच्छी बनती है। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो है हमारी फिटनेस जो है वो एक एडोलेसेंस के अंदर जो फिटनेस है वो बढ़ जाती है। अदरवाइज भी अगर हम रेगुलर एक्टिविटी करते हैं या रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है, फिटनेस है, वो अच्छी बनती है। तो हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छी होती है। फिर हमारा हार्मोन है। हार्मोन का लेवल अगर बॉडी में अच्छा होता है, हार्मोन कुछ केमिकल जो हमारी बॉडी से निकलते हैं, ग्लैंड से निकलते हैं, अगर वो सही मात्रा में निकलते हैं, जैसे हमारा जो थायरोक्सिन या एड्रिनलिन हार्मोन है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, ये भी सही मात्रा में निकलने चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि हार्मोन्स भी हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो हार्मोन भी काफी जरूरी है, सही बैलेंस में इनका निकलना जरूरी है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो कुछ फैक्टर हमारे हो गए, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, हार्मोन, तो जो कि हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो मांसपेशियों पर एक्सरसाइज का या व्यायाम करने का क्या प्रभाव पड़ता है।
तो एक्सरसाइज से बहुत सारे प्रभाव पड़ता है हमारे मस्कुलर सिस्टम पर। जो हमारी सबसे पहले हम हेडिंग दे देंगे कि मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। तो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी क्या होता है? जिसमें मसल क्या होती है, हमारी लार्ज होती है, बड़ी हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से मसल हमारी लार्ज होती है, स्ट्रांग हो जाती है। जैसे कि एक वेट लिफ्टिंग जो करता है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग की वजह से हमारे मसल का साइज और स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो मसल क्या, जब हमारी साइज बड़ी हो जाती है तो उसको हम मस्कुलर हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। सेकंड हमारा इम्प्रूव ब्लड फ्लो। तो बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो भी अच्छा होता है। ठीक है, एक्सरसाइज से क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में अंदर लेते हैं और जो मसल के अंदर न्यूट्रिशन है वो अच्छी तरह से पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारी मसल के अंदर जो ब्लड फ्लो अच्छा होता है और उसकी मसल की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। फिर है हमारा इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। तो मसल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने की वजह से हमारा जो मसल का रेंज ऑफ मोशन है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो है, मैं सिंपल भाषा में अगर बोलूं कि हम अपनी मसल को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं बिना किसी पेन के, वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। तो हम कई लोग आपने देखा होगा कि अपनी बॉडी को उतना हम नहीं मोड़ पाते हैं जितना कोई दूसरे पर्सन मोड़ पाता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक पर्सन की फ्लेक्सिबिलिटी दूसरे पर्सन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उससे डिफरेंट होती है। आपने जिम्नास्टिक जो करते हैं उनको देखा होगा कि उनकी बॉडी कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, वो कितना ज्यादा अपनी बॉडी को मोड़ सकते हैं, हाथों पाँव को कितना मोड़ सकते हैं अपने बॉडी को। तो वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है और वो फ्लेक्सिबिलिटी उनकी एक्सरसाइज करने से, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को करने से मसल के अंदर आई है। हम बोल सकते हैं कि एक्सरसाइज करने से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। तो लैक्टिक एसिड हमारी मसल के अंदर बनता है जब हम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कई बार थकान की वजह से लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, और लेकिन जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल हमारी हैंडल कर लेती है लैक्टिक एसिड को। ठीक है, तो मसल को भी आदत पड़ जाती है, तो हमारे अंदर लैक्टिक एसिड की टॉलरेंस जो है बढ़ जाती है और थकान हमें कम लगती है। लैक्टिक एसिड बनने की वजह से हमें क्या है, ज़्यादा थकान लगने लगती है और हम थकने लगते हैं, तो फिर हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम रेगुलर बेस पर एक्सरसाइज करते हैं, इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर लैक्टिक एसिड की जो टॉलरेंस है, सहनशीलता है, वो बढ़ जाती है और हम कम थकने लगते हैं। फिर है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी प्रोडक्शन भी हमारा बेटर हो जाता है। ठीक है, तो चाहे वो ऑक्सीजन है या फिर विदाउट ऑक्सीजन के हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे मसल के अंदर, तो वो दोनों ही अच्छी बनती है हमारी रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें मसल की जो ब्लड फ्लो अच्छा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस होता है और एनर्जी भी हमारी जो मसल के अंदर वो भी अच्छी बनती है। तो ये कुछ हमारे इफेक्ट है एक्सरसाइज के मस्कुलर सिस्टम के ऊपर। फोर्थ इसमें है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें पहला तो हमारा टाइडल वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं, हर एक सांस के अंदर क्या हम क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक जो है वो बेटर होता है, इम्प्रूव होता है। यानी हम ज्यादा ऑक्सीजन लेने की हमारी लंग्स की कैपेसिटी हो जाती है अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारा हम बोल सकते हैं टाइडल वॉल्यूम क्या है, हमारा इंक्रीज हो जाता है, यानी ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ जाती है। और अगर ऑक्सीजन अच्छा हम लेते हैं तो पूरी बॉडी का फंक्शन अच्छे से काम करता है। दूसरा है हायर रेस्पिरेटरी रेट। तो एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि जो हमारी ब्रेथ है, नंबर ऑफ ब्रेथ जो पर मिनट है वो
इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने की वजह से। यानी जब हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमें क्या है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत हो जाती है। तो हमारी तो हम क्या है, तेज-तेज साँस लेने लगते हैं ताकि हमारे अंदर जो है ज़्यादा ऑक्सीजन चला जाए और ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो अच्छे से हो जाए। तो जो एक्सरसाइज के दौरान जो हमारी जो साँसें बढ़ जाती हैं तो उसकी वज़ह से ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर चल जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी हायर हो जाता है। फिर हमारा इम्प्रूव पल्मोनरी डिफ्यूज़न। तो हमारे जो लंग्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, हमारा एल्वोलाई होता है, जहाँ एल्वोलाई के अंदर हमारी गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हमारा कहाँ पर होता है? लंग्स के अंदर। लंग्स में भी कहाँ पर? एल्वोलाई के अंदर होता है। तो वो भी हमारा बेटर हो जाता है, ठीक है? और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। यानी हमारा जो गैसों का एक्सचेंज जब होता है तो वो भी क्या होता है, और बेटर तरीके से होता है, इम्प्रूव हो जाता है। फिर है हाइपर वेंटिलेशन। अब जब हम लंबी सांस लेते हैं या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जोर से सांस खींच के अंदर लेते हैं, डीप सांस लेते हैं, तो हमारी मसल के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड हो जाती है, जिससे मसल हमारी बहुत अच्छे से काम करने लगती हैं। तो हाइपर वेंटिलेशन भी इसमें एक हो गया। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट लिख लेंगे हम। तो हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या-क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, जिससे हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ज़्यादा होती है, और पल्मोनरी डिफ्यूजन बढ़ता है, यानी गैसों का जो आदान-प्रदान है, एक्सचेंज जब होता है तो वो भी ज़्यादा बेटर तरीके से होता है। तो लंग्स हमारे और ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं क्या करने के लिए, जो गैसों का एक्सचेंज करने के लिए लंग्स हमारे और भी ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। हाइपर वेंटिलेशन होता है, जहाँ पर हम हमारी मसल को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज। तो हमारी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल क्या-क्या बदलाव होते हैं किस दौरान में, जो भी अलग-अलग डेवलपमेंटल स्टेज होती हैं वहाँ पर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उस बारे में हम देखते हैं कि हमारे जो डेवलपमेंटल स्टेज है, सबसे पहले है अर्ली चाइल्डहुड। यानी कि अर्ली चाइल्डहुड वो स्टेज हो गई जहाँ पर 0 से 5 साल के बच्चे आएँगे। तो इनके अंदर क्या-क्या चेंजेस होते हैं इस दौरान पर, 0 से 5 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं। इनमें फिजिकल चेंजेस की बात करें तो इसमें जो ग्रोथ होती है, यानी हाइट है या वेट है, वो तेज़ी से बढ़ता है। हाइट वेट सबसे ज़्यादा इसी स्टेज में बढ़ता है बच्चों के अंदर। खासकर 0 से जो 2 ईयर तक या 3 ईयर तक के बच्चे हैं, यहाँ पर हाइट वेट तेज़ी से बढ़ता है। उनकी मोटर स्किल भी यहाँ पर बढ़ती है, जैसे कि वो चलना सीखते हैं या कोई भी सामान को पकड़ना सीखते हैं, ठीक है? छोटा बच्चा होता है, धीरे-धीरे उसके अंदर अगर आप चेंजेस देखेंगे, सबसे पहले जन्म से ही उसके अंदर मूवमेंट होती है, वो अपने हाथ-पाँव चलाना शुरू करता है अपने जन्म से ही, और धीरे-धीरे वो फिर पलटना सीखेगा, फिर कुछ टाइम, कुछ महीनों के बाद में फिर वो क्राउलिंग करेगा, फिर अपने पाँव पे चलना सीखेगा, ठीक है? उसके बाद वॉक वॉक करना सीखेगा, फिर दौड़ेगा। इसी तरह से उसके अलावा वो अपनी कई चीज़ों को पकड़ेगा, पहचानेगा, तो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, पकड़ते हैं इस स्टेज में। फिर 5 साल तक का बच्चा तो काफ़ी ज़्यादा वो उसके अंदर चीज़ें आ जाती है, बहुत सारी वो लैंग्वेज भी सीख लेता है, ठीक है? तो बोलना सीख लेते हैं, ठीक है? और जितना हम लोग नहीं यहाँ पर चीज़ों को कैप्चर कर पाते हैं, छोटे बच्चे बहुत तेज़ी से सीख लेते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों के सामने आप बोल दो, तो कुछ भी बोल दो, तो वो एकदम से उसकी नकल करके बोल देंगे, कि जब बच्चा बोलने लायक हो जाता है, अच्छे से भाषा बोलने लगता है, तो वो मिमिक्री भी करता है, एक-दूसरे ने जो भी बोला हो, उसको रिपीट करता है, और लैंग्वेज को सीखता है। याद रखता है, ठीक है? उसका मेमोरी डेवलपमेंट भी होता है और चीज़ों को याद रखता है, उसको पता होता है कि ये वर्ड यूज़ किया गया था या ऐसा बोला गया था, या
या और भी चीज़ें मेमोरी से रिलेटेड है वो याद रख लेता है सारी चीज़ों को। और जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर लेता है, जो छोटी-छोटी दिक्कतें उनको आती है, या प्रॉब्लम से मतलब ये नहीं कि कोई ज़िंदगी की प्रॉब्लम, या उनके लिए जो हो सकता है छोटी-मोटी चीज़ें वो ईज़िली वो कर लेता है, यानी उनका लॉजिकल माइंड भी डेवलप होने लगता है। फिर है मिडल चाइल्डहुड। मिडल चाइल्डहुड हमारा 6 टू 12 ईयर आ जाता है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो एज़ कंपेयर टू अर्ली चाइल्डहुड क्या होती है, थोड़ी-सी स्लो हो जाती है। यानी उनका हाइट वेट बढ़ना थोड़ा-सा स्लो गति से उनका हाइट वेट बढ़ता है बच्चों का मिडल चाइल्डहुड के अंदर, 6 टू 12 ईयर के जो बच्चे होते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथ है उनका विकास अच्छे से होता है, और कॉग्निटिव के अंदर हम बात करें कि फोकस उनका वो अच्छा बनता है, लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है, ठीक है? एकेडमिक स्किल उनके अंदर आती है, वो थोड़ा अच्छे से वो पढ़ने लिखना समझ सब जाते हैं, और लॉजिक लगाकर सब चीज़ों को सोचते हैं, ठीक है? फोकस करते हैं 6 टू 12 ईयर के बच्चे। उसके बाद है हमारा एडोलेसेंस, 13 टू 18 ईयर। 13 से 18 साल के जो वो होते हैं उनको टीनेजर भी हम बोलते हैं। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग फेज़ है, यहाँ पर जो ग्रोथ है फिर से बढ़ जाती है। अर्ली चाइल्डहुड में ज़्यादा ग्रोथ होती है, फिर मिडल में स्लो हो जाती है, और ग्रोथ एडोलेसेंट के अंदर फिर से जो है बढ़ जाती है। बॉयज़ जो है वो लंबे होने लंबाई में जो उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, और गर्ल्स के अंदर जो है कर्व्स जो है वो डेवलप होने लगते हैं। और दूसरी में हमारी सारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो भी बढ़ जाती है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। प्यूबर्टी की स्टेज इसको बोलते हैं, ठीक है? प्यूबर्टी आती है यहाँ पर, और सेक्सुअल मैच्योरिटी, ऐसी चीज़ें यहाँ पर डेवलप होने लगती हैं। और फिजियोलॉजिकल के अंदर जैसे हमारे हार्मोन, यहाँ पर कई सारे हार्मोनल एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, और इमोशनल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा इस स्टेज में देखे जाते हैं, ठीक है? और मेंटल स्ट्रेस भी रहता है, इमोशनल चेंजेस होते हैं, वो समझ भी नहीं पाते अब उनके साथ क्या हो रहा है, बॉडी चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से हम उनके जो मेंटल चेंजेस भी यहाँ पर होने लगते हैं, तो काफ़ी चैलेंजिंग फेस है एडोलेसेंट का। तो इस तरह से हम लिख देंगे 2-3 स्टेजेस, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल क्या चेंज होते हैं अलग-अलग डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर, ठीक है? तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर अब हम करेंगे। फर्स्ट इसमें है व्हाट इज मेंट बाय कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? तो कार्डियक आउटपुट वो होता है जहाँ जो कि जितना ब्लड हमारे हार्ट ने 1 मिनट में पंप किया हो उसको कार्डियक आउटपुट बोलेंगे, ठीक है? कार्डियक आउटपुट हमारा वो टोटल अमाउंट ब्लड का हो जाएगा जो कि एक हार्ट के द्वारा 1 मिनट में पंप किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। जिसमें स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि जो ब्लड हमारा हार्ट के द्वारा एक बार में, एक बीट में जो हार्ट के द्वारा पंप ब्लड किया जाता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे। और हार्ट रेट क्या होता है, कितना जो है वो बीट, कितनी बार 1 मिनट में हार्ट पंप करेगा, वो हमारा हार्ट रेट हो गया। और दोनों का मल्टीप्लाई हमारा क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट हो जाएगा। एक आराम की स्थिति में, रेस्ट की स्थिति में, आराम की स्थिति में कार्डियक आउटपुट क्या होता है, लगभग 5 लीटर पर मिनट होता है, और इंटेंस एक्सरसाइज के टाइम पर ये बढ़ जाता है 25 से 30 लीटर पर मिनट तक यहाँ पर बढ़ जाता है ये। तो याद रखना है, जो रेस्ट के टाइम पर कार्डियक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट होता है, और जब इंटेंस एक्सरसाइज होती है तो 25 से 30 लीटर पर मिनट तक ये होता है। दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन फुल फॉर्म ऑफ एमबी। तो एमबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एमबी होता है मिनट वेंटिलेशन। मिनट वेंटिलेशन, तो मिनट वेंटिलेशन क्या होता है कि हमारे लंग्स के द्वारा कितनी सांस 1 मिनट के अंदर अंदर ली और कितनी सांस बाहर छोड़ी, तो वो टोटल कितना एयर हमने 1 मिनट में अंदर ली और कितनी बाहर छोड़ी, तो वो हमारा मिनट वेंटिलेशन हो गया। और इसका फॉर्मूला होता है टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। तो टाइडल वॉल्यूम हमारा क्या हो गया कि एयर पर ब्रेथ, तो हर एक सांस में कितनी एयर हम लेते हैं,
ठीक है। तो और रेस्पिरेटरी रेट हो गया कि 1 मिनट के अंदर हम कितनी सांस लेते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई हो गया हमारा टाइडल वॉल्यूम। फिर एमबी जो है मिनट वेंटिलेशन हमारी बढ़ जाती है एक्सरसाइज के दौरान। जो ऑक्सीजन की सप्लाई मसल के अंदर बढ़ाने के लिए तो मिनट वेंटिलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। सेकंड इसमें है व्हाट इज मसल हाइपरट्रॉफी। मसल हाइपरट्रॉफी क्या होता है, जहां पर जो है मसल का जो साइज है वो बढ़ जाता है, जो स्ट्रांग हो जाती है या साइज जो है बढ़ जाता है। ठीक है। एनलार्जमेंट और ग्रोथ ऑफ मसल ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग। लगातार एक्सरसाइज या ट्रेनिंग करने की वजह से मसल का साइज जब बढ़ जाता है, मसल में ग्रोथ जब हो जाती है, तो उसको मसल हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। तो आप इस तरह से 1-2 पॉइंट बना के लिखना कि, और दूसरा इसमें क्या है, इट अकर बिकॉज ऑफ, क्यों ये होता है। ठीक है। साइज ऑफ मसल फाइबर जो है इसमें बढ़ जाता है, इसकी वजह से मसल जो है वो बढ़ जाती है। और क्यों होता है कि प्रोटीन सिंथेसाइजिस की वजह से होता है। ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसाइज जब बढ़ जाता है तो मसल का जो साइज है वो भी बढ़ जाता है। और जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज हमारी मसल के अंदर होता है। ठीक है। ग्लाइकोजन हमारी मसल के अंदर स्टोर होता है, जब वो इम्प्रूव हो जाता है तब भी मसल का साइज यहाँ पर बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वेट लिफ्टिंग जो करता है, ठीक है, वेट लिफ्टर जो रहता है या कोई भी इस तरह की वेट ट्रेनिंग करता है, तो उसके अंदर जो है हाइपरट्रॉफी, मसल हाइपरट्रॉफी ज्यादा होती है। ठीक है। मसल उनकी स्ट्रांग होती है और ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो वेट लिफ्टर या जो भी वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उनके अंदर ये चीजें देखी गई हैं ज्यादा। फिर फोर्थ क्वेश्चन आते हैं हम, लिस्ट द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ लाइफ। तो लाइफ के अंदर टोटल जितने भी डेवलपमेंटल स्टेज होते हैं उनको हमने बताना है, सिर्फ उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ हमने थोड़ा सा उनको बताना है क्या होता है। कि जैसे अर्ली चाइल्डहुड हमारा 0 to 5 ईयर है, जहाँ पर रैपिड ग्रोथ होती है। ठीक है। और मिडल चाइल्डहुड है 6 to 12 ईयर का रहता है। ठीक है। और उसके बाद है एडोलसेंट 13 to 18 ईयर। अगर आप सिंपली इनके नाम भी लिखते हैं तब भी चलेगा, अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं तो और भी बेटर है। फिर फोर्थ इसमें अडल्टहुड है 19 to 60 ईयर। ठीक है। और उसके बाद है ओल्ड एज 60+ ईयर। ठीक है। और ये सारी हमारी हो गई डेवलपमेंटल स्टेज, 5 डेवलपमेंटल स्टेज। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज जनरल वार्म अप। जनरल वार्म अप क्या होता है। जनरल वार्मिंग अप के अंदर हमारी सिंपल एक्टिविटी आती है, जो हमारी लाइट एक्सरसाइज होती है, जैसे जॉगिंग है, वॉकिंग है, ठीक है, जंपिंग जैक है। तो इस तरह से जो भी हमारी हल्की सी एक्सरसाइज होगी, जॉगिंग, वॉकिंग, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी को हम वार्मिंग अप बोलेंगे। और बॉडी का वार्मिंग अप करना क्यों जरूरी है, जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज या कोई भी एक्टिविटी करने से पहले वार्म अप करते हैं बॉडी को, ताकि उस एक्टिविटी के दौरान हमारी मसल में कोई भी चोट ना आ जाए, बॉडी हमारी प्रिपेयर हो जाए उस चीज के लिए। तो इसका पर्पस क्या होता है कि हार्ट रेट को बढ़ाना, ब्लड फ्लो को बढ़ाना, मसल के टेम्परेचर को बढ़ाना और हमारी चोटों से हमें बचाना। ठीक है। उस एक्टिविटी के दौरान हमें जो खेल के दौरान चोटें लगती है उससे बचाना, और हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं, ये पर्पज है इसका। तो इस तरह से सिंपली वार्म अप हम लिख देंगे 2-4 लाइन में। आप थोड़ा सा इनको पॉइंट वाइज लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट में थोड़ा सा बताना कि जनरल वार्म अप के अंदर लाइट फिजिकल एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, या जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसके लिए। फिर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जॉगिंग, वॉकिंग, इस तरह से लिख लिया दूसरे पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में इसका पर्पस लिख लिया, 2-3 पॉइंट इसके लिख ले, तो आपका अच्छे से क्वेश्चन बन जाता है और कहीं भी आपके नंबर नहीं जाएंगे। फिर सिक्स्थ इसमें है व्हाट इज स्पेसिफिक वार्म अप। तो स्पेसिफिक वार्म अप हमारा क्या हो गया, जिसमें कि स्पेसिफिकली या पर्टिकुलरली उसी स्पोर्ट्स के लिए हम एक्टिविटी को कर रहे हैं, या उसी स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी स्पोर्ट्स हम आगे परफॉर्म कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटी आगे परफॉर्म कर रहे हैं, उसी के बेस पर
पर्टिकुलरली उसी के लिए हम कोई वार्मिंग अप कर रहे हैं। जैसा एग्जांपल के लिए बोलूँ कि बास्केटबॉल के लिए अगर हम करेंगे तो हम फ्री थ्रो की प्रैक्टिस कर सकते हैं वार्मिंग अप के तौर पर, या शैडो स्विंग कर सकते हैं टेनिस के लिए। तो ये कुछ एग्जांपल थे, और भी आप लिख सकते हो, मैंने चैप्टर के अंदर बहुत सारे बता रखे हैं। फिर इसका पर्पस क्या होता है कि हमारी बॉडी को उसी स्पोर्ट्स के लिए, उसी मूवमेंट के लिए प्रिपेयर करना होता है। जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसी एक्टिविटी के लिए बॉडी को तैयार करना, और उस मेन एक्टिविटी के लिए कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना होता है, और जो हमारी चोटें लगती है उसका रिस्क को कम करना है। ठीक है, हाई इंटेंसिटी मूवमेंट के दौरान अगर हमें चोटें लगने का खतरा है तो उसको वो कम करते हैं। तो इस तरह से कुछ पर्पस है उसका। स्पेसिफिक वार्म अप हो गया कि किसी भी स्पेसिफिकली उस स्पोर्ट्स के लिए, उस एक्टिविटी के लिए ही वार्मिंग अप किया जा रहा है, जो एक्टिविटी हम आगे करने वाले हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें फर्स्ट आता है ग्रोथ रेफर टू द प्रोसेस थ्रू विच द बॉडी इंक्रीज इन साइज एंड शेप। साइज एंड शेप आंसर हो जाएगा कि ग्रोथ क्या होती है जहां पर बॉडी की साइज और शेप बढ़ता है। सो सेकंड है देयर आर डैश मेजर फैक्टर, कितने मेजर फैक्टर होते हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को। तो बहुत सारे, ठीक है, देयर आर वेरियस मेजर फैक्टर होते हैं। तो मेन हमारे जो रहते हैं मेजर फैक्टर बोला गया, तो मेजर जो हम बोल सकते हैं, तो मेन हमारे 5 मेजर फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से 5 हो गए? एक तो है हेरिडिटी है, इन्वायरमेंट है, हॉर्मोन्स हो गया, ठीक है, जेंडर हो गया, ठीक है, जेंडर भी इफेक्ट करता है, गर्ल्स है या बॉयज है, क्योंकि हर एक की ग्रोथ डेवलपमेंट अलग होती है। उसके बाद है हमारा न्यूट्रिशन है। तो ये कुछ एक जो है वो मेन फैक्टर होते हैं। थर्ड है हार्मोन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आंसर हो जाएगा। तो हार्मोन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्या, रेगुलेट करने के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करने के लिए। फिर है एन इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम और इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट और बोथ इज रेफर्ड एज हाइपर वेंटिलेशन। तो हाइपर वेंटिलेशन आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम बड़ा हुआ होता है, या फिर रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज होता है, या दोनों ही होते हैं तो भी उसको क्या बोलते हैं, हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं। फिर है हार्ट रेट इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज आंसर हो जाएगा। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग सब मैक्सिमल एक्सरसाइज एंड इट इज कॉज ड्यू टू एन इंक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से, या फिजिकल एक्टिविटी के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हार्ट रेट भी यहाँ पर बढ़ जाती है। फिर 6 आ जाएगा एक्सरसाइजिंग, हम लिख सकते हैं एक्सरसाइजिंग विद हाई वेलोसिटी मूवमेंट डेवलप एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और पावर। जैसे वेट लिफ्टिंग के हम करते हैं, या वेट लिफ्टिंग के लिए हम किस तरह से क्या क्या चीज़ें करते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं जिससे हाई वेलोसिटी मूवमेंट जो हम करते हैं, ठीक है, जिससे हमारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और पावर जो है वो बढ़ जाती है। यानी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक है, एकदम से जो हमारे अंदर रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो आता है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आती है, पावर आती है, वो हमारी एक्सरसाइज करने की वजह से आती है। जैसे वेट लिफ्टिंग के लिए हम करते हैं हाई वेलोसिटी मूवमेंट के लिए जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइजिंग आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, स्ट्रोक वॉल्यूम का लंग्स दिया है, रेजिडियल वॉल्यूम का मसल, लैक्टिक एसिड का हार्ट, स्नैच का बास्केटबॉल, ग्लाइडिंग का वेट लिफ्टिंग। तो ये हमारे सही नहीं दे रखे हैं, इसको हम सही तरीके से मैच करेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा हार्ट से रिलेटेड है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कहाँ पर, सी हो जाएगा, हार्ट से रिलेटेड। रेजिडियल वॉल्यूम हमारा लंग से रिलेटेड है, तो ए हो जाएगा। लैक्टिक एसिड हमारा मसल के अंदर बनता है, तो बी इसका हो जाएगा। स्नैच हमारा किससे रिलेटेड है, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, ये स्नैच वेट लिफ्टिंग और ग्लाइडिंग बास्केटबॉल से रिलेटेड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ये कुछ हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर थे। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे, फोर्थ हमारा आता है इंडिविजुअल गेम। इंडिविजुअल गेम हमारी साथ साथ में चलती रहेंगी। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे इसमें 6 चैप्टर, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ हम हमारे साथ साथ में चलेंगे। इंडिविजुअल गेम और टीम गेम का है, तो एक एक गेम या एक एक जो एक्टिविटी है इसमें, वो मैं आपको अलग से बताती जाऊंगी, ठीक है। साथ साथ में हमारी चलती रहेंगी। और इंडिविजुअल और हमारा टीम गेम का मैं ऑलरेडी भी बहुत सारी जो गेमें हैं वो मैंने बनाई हुई है, एक्सप्लेन वीडियो उनकी बनाई हुई है, काफ़ी पहले की वीडियो है। तो अलग से भी मैं आपको इस पर्टिकुलर क्लास के लिए, ठीक है, क्लास 11th के बेस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, यानी क्लास 11th के लिए जितना ज़रूरी है उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। चैप्टर के अकॉर्डिंग एक एक करके हम गेम को, चाहे वो टीम गेम है चाहे इंडिविजुअल गेम है, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, वो साथ साथ में चलेंगी। तो नेक्स्ट हम जो करेंगे वो करेंगे हम 6 चैप्टर, ठीक है। योगा से संबंधित है तो 6 चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी होती है तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन सब आईडीज के द्वारा जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दिस इज अंजना ठाकुर साइनिंग ऑफ।